हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि विवुशियान वीक्लैन की सेना खड़ी है वहाँ से कुसु से जाने के लिए। वी अपने रथ पर, अपने घोड़े पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। फांगजी धीरे से कुसु से अपनी चीज़ें को लेकर आता है। उसके पास कहने के लिए अपना बहुत कुछ नहीं था। कुछ कपड़े, कुछ रोप्स, कुछ पोटली में बांधकर उसकी सर्वेंट उसी पालकी के अंदर वांगजी को अच्छे से बैठाकर रख देती हैं। वांगजी अपने गगा को और अंकल को दोनों को टाइटली हग करता है। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दोनों ही इंजर्ड थे। वो क्या, कुसु पूरा ही इंजर्ड था, घायल था, जख्मी था, पर वो दोनों की आंखों में अभी भी आंसू थे, मानो वो नहीं चाहते कि वांगजी इस वुशान के साथ जाए। वांगजी अपने गगा की तरफ देखते हैं, उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है, गगा, वांगजी का वादा है, जितने भी आंसू उस इंसान ने हमें दिए हैं, वांगजी उस सभी आंसू को चुकाएगा। उस सभी आंसू वांगजी वापस लेगा। वो सभी आंसू वो खुद वांगजी उसे रुलाएगा। वांगजी उसकी लाइफ को हेल कर देगा। वो जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, वांगजी उसे छीन लेगा। उसे भी रोना होगा जैसे हम रोए हैं, जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वैसे वो भी रिग्रेट करेगा, वो भी। और ये मेरा वादा है आपसे। वांगजी ऐसे नहीं कहते, तुम कभी भी कोई गलत काम मत करना, समझे मेरे बच्चे। चिरण अपनी कांपती हुई वॉइस में से कहते हैं। वांगजी उसे हग करता है, कहता है, अंकल आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे इतना काबिल बनाया है कि वांगजी अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। आपको वांगजी पे भरोसा तो है ना। चिरण हाँ कहते हैं और फिर धीरे से दोनों को ही बैठा देते हैं, उसे और उसकी एक सर्वेंट को, जो उसे लैंड की तरफ से मिलने वाली थी। पर विंग कहता है, नहीं, मुझे कोई भी वांगजी के साथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वांगजी चाहिए, मेरा वॉर प्राइज़ चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी इंसान उसके साथ नहीं जाएगा कुसु का, समझे। और वो सर्वेंट रुक जाती है। वांगजी जिसने अभी भी वेल पहना था, पर उसकी आंखें कोई भी देख के बता सकता था कि उसे इस इंसान पर कितना ज़्यादा नफ़रत आ रहा है। मानो ये इंसान अगर अभी नीचे उसके सामने खड़ा होता तो वो तुरंत ही उसके अपने हाथों से उसके गले को दाब देता, उसे मार डालता। पर वांगजी अभी चुप था। वो चुपचाप जाकर उसी रथ में बैठ जाता है, वो पालकी में बैठ जाता है और फिर वहाँ से वो सभी वीक्लैन की तरफ बढ़ जाते हैं। वांगजी के दिल में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि उसे बदला लेना है, उसे वो हर चीज़ लेना है बदला, जो उसके क्लैन ने, उस विवुशियान के क्लैन ने उसके साथ किया था। उसे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चाहिए। उसे पूरी वीक्लैन में आग लगा होना चाहिए, पूरा वीक्लैन जलता रहे, वहाँ के लोग चिल्लाते रहे, तड़पते रहे और वो विवुशियान उसके घुटनों पे ऐसे ही गिरा रहे, बैठा रहे। उसे बस इतना ही चाहिए। वो अपने मन में यही ठान लेता है कि उसे बदला लेना है, उस विवुशियान को उसे बदला लेना है, ज़रूर लेना है। और अब पूरे 6 घंटे से 8 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली एक जगह उसकी पालकी रुकती है। वो धीरे से उसे साइड करता है और देखता है कि वो सब रुक गए हैं रेस्ट करने के लिए। तभी वहाँ एक ओमेगा सर्वेंट आती है और उसके बाद उसे कहती है, सेकंड प्रिंस ऑफ कुसु, प्लीज़ हमारे साथ चलिए, अभी हम सब यहाँ रेस्ट करेंगे और खाना खाएंगे, आप हमारे साथ चल सकते हैं। वांगजी उनकी तरफ देखता है और बस एक ही कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ और आप लोग जाके खाना खा सकते हैं। वैसा कहता है और अपने चेहरे को मोड़ लेता है। ओमेगा ज़्यादा पुश नहीं करती, वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। विंग अपने बैठकर वहाँ पर खाना खा रहा था अपनी टेंट में, वो देखता है और तब एक सर्वेंट से पूछता है कि वांगजी कहाँ है। वो सर्वेंट बताता है कि वो अभी भी पालकी में बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें भूख नहीं है, आप सब खाना खा लें
तो वो चल सकते हैं। फांग जी की ये बात सुनकर वुशियान को कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट मानो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो अब माइंड नहीं करता और चुपचाप अपने खाने को खाता रहता है। वहाँ से खाना ख़त्म करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो लोग फिर से आगे के लिए बढ़ जाते हैं। और इतने में फांग जी ये फील कर लेता है कि पालकी फिर से चलने लगी है। और वो कुछ भी नहीं उसके बाद कहता है, बोलता है। और अब रात हो चुकी थी, करीब अंधेरा हो गया था और वो सभी एक पास के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जो अभी भी वी क्लैन से दूर था। वहाँ पर वो सब रुकते हैं, क्योंकि वी क्लैन और लैंड क्लैन के दोनों ही जगह थोड़ा सा दूर है और राजमहल तो काफ़ी अंदर है, इसीलिए उन्हें जाने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आज यहीं सब रुकने वाले थे, रेस्ट करने वाले थे। और अब जब फिर से गाड़ी रुकती है, सब रुकते हैं, तो वहाँ ओमेगा 7 फिर से वांग जी को बुलाने आते हैं। बट वो देखती है कि वांग जी ऑलरेडी सो चुका है। इतने दिन के वांग जी के ऊपर इतना सब कुछ हुआ, आज उसका दिन बहुत भारी था, शायद इसीलिए वो सो चुका है। जब वुशियान के पास ये खबर जाती है तो वुशियान खुद वहाँ आता है। वो देखता है कि वांग जी सो रहा है। वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और वहाँ पास ही के इन में, जो उन्होंने पूरा ही बुक कर लिया था, उसके सबसे बेस्ट रूम में, जो वो कर सकते थे रेडी एक किंग के लिए, वैसा ही वो करते हैं। और वुशियान सीधे वांग जी को लाके उसी बेड पर सुला देता है और वो खुद वहाँ से बात लेने के लिए चला जाता है वॉशरूम में। कुछ 1 घंटे के बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रिलैक्सिंग शावर लेके जब वुशियान बाहर आता है तो वो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी बेड पे बैठा हुआ है और वो अपनी आइज़ को रब कर रहा है। और वो जब वुशियान की नज़र और वांग जी की नज़र एक दूसरे से मिलती है तो दोनों ही 1 सेकेंड के लिए फ्रीज़ हो जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं। वांग जी ब्लिंक करते हुए कहता है, आप। और फिर उसे धीरे धीरे सब कुछ रियलाइज़ होता है कि क्या क्या हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब वो जल्दी से आसपास देखता है कि वो कहाँ है और वो चीखते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ लेके आए हैं मुझे। वुशियान इतनी ज़ोर से वांग जी की चीख सुनकर वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है और कहता है, चुप, कितना तेज़ चीखते हो तुम, क्या तुम्हें नहीं पता लैंड क्लैन में तेज़ चिल्लाना मना है। वांग जी कहता है, मैं बताइए मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। वुशियान कहता है, ये इन है और हम लोग आज यहीं रुकने वाले हैं। हम लोग रात में ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, समझे, इसलिए हम इन पे रुके हुए हैं। और ये मेरा कक्ष है और तुम मेरे बेड पे हो। क्या पर क्या तुम मेरे वॉर प्राइस हो? और क्या तुम्हें नहीं पता वॉर प्राइस की क्या इज़्ज़त होती है? क्या तुम्हें नहीं पता कि वॉर प्राइस क्या होता है? याद मुझे ये मत कहना कि उस चिरैन ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि ओमेगा जब वॉर प्राइस बनती है तो उसके साथ क्या होता है। बताया है अंकल ने, यूज़ हो करना है आपको मुझे। आप चाहते हो मुझे यूज़ करना, लीजिए करिए, रुके, मैं आपके लिए रोब्स खोल देता हूँ। वांग जी उठता है, खड़ा होता है। उसके पैरों में दर्द था क्योंकि उसे उसके पैरों पे हमला हुआ था। उसमें से मानो अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। कोई भी आराम से देख सकता है कि उसका पूरा रूप रेड है। वो अपनी जल्दी फर्स्ट लेयर को उतार देता है। वुशियान वो सब कुछ बस देख रहा था और जैसे ही वांग जी अपने इन्हें रूप में आ जाता है, वो जल्दी से आके वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी अपने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। वो कहता है, क्या हुआ, आप बताना चाहते हो? वुशियान कहता है, वॉशरूम में पानी रखा हुआ है और वहीं तुम्हारे लिए कपड़े हैं, चुपचाप जाओ और नहा कर आओ, समझे। पर ऐसे मैंने कहा बाहर जाओ। अब वो खींचते हुए वांग जी को उसी जाकर वॉशरूम के बाहर रख कर गेट बंद कर देता है। वांग जी अपनी रोप को टाइटली पकड़ कर वहीं बैठ जाता है और वो रोने लगता है। वुशियान उसकी आवाज़ को, उसके क्राई को बाहर से बहुत आराम से सुन सकता था, बट मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी रूप्स को पहनता है और बेड की एक साइड जाके वो लेट जाता है। उन दोनों के लिए खाना रखा हुआ था टेबल पर, मानो पर वुशियान को भूख ही नहीं थी तो उसने उसे नहीं खाया। और जब 1 घंटे बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है, उसने बात ले लिया था
उसने उसके ऊपर जितना भी ब्लड था, जितनी भी चोट उसे लगी थी, उसने सब पे अच्छी तरीके से मेडिसिन लगा लिया था, क्योंकि वो भी वहीं रखा था टेबल के पास में। उसने उनसे मेडिसिन लगाई और उस रोब्स को पहना। जब वो एंटर किया तो उसने देखा टेबल पे खाना लगा हुआ है और वो शियान एक तरफ बेड पे सो रहा है। फांग जी वो सब कुछ तो देख रहा था। फांग जी अपने दिल पे सोचता है, क्या ये पर्सन मेरे साथ नाइस बनने का बिहेव कर रहा है, पर इसे तो पता ही नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। मुझे सब कुछ पता है कि क्या चाहता है, मैं इसके साथ सोऊं। नहीं, फांग जी मरना पसंद करेगा, पर ये नहीं। फांग जी उस खाने को छूता तक नहीं है, उस रूम के गेट को ओपन करता है और बाहर चला जाता है। वो बाहर इन के आता है और देखता है कि पूरा एकदम अंधेरी हो चुका है। लगभग 10 बज रहे होंगे रात के। सुनसान हो चुकी थी, यहाँ तक कि कुत्ते भी रोड पर नहीं इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे। फांग जी अपनी ही सुध में निकल जाता है बाहर बिना कुछ देखे, और वो चल रहा था इसी सोच में कि आज उसके साथ क्या हुआ। कल वो अपने गगा के साथ, अंकल के साथ कितने प्यार से बैठ के खाना खा रहा था, और आज वो यहाँ है। कल अपने गगा के पास सो रहा था, उसके गगा उसे थपथपा कर सुला रहे थे, और आज वो एकदम अकेला है, इस इंसान के पास है जो कि उसे केवल एक इंसान भी नहीं, एक चीज़ समझता है, मानो कोई ट्रॉफ़ी हो वैसा समझता है। हाँ जी अपने ही धुन में चला जा रहा था, और तभी वहाँ पर कुछ 5 से 6 अल्फ़ा आ जाते हैं, जो शायद थोड़ी ड्रंक थे। फांग जी उन शराब की खुशबू को दूर से ही स्मेल कर पा रहा था। फांग जी देखता है कि उन सभी अल्फ़ा उसके सामने खड़े हैं, और वो अल्फ़ा अपने ड्रंक वॉइस में कहते हैं, ओमेगा, इतनी रात को और वो भी इतना सुंदर। ओमेगा, ये चेहरा क्यों ढका है तुमने? हटाओ हटाओ, मैं दिखूंगा तुम्हारे चेहरा। फांग जी उन सबको देख रहा था अपनी खाली आंखों से, मानो उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तब वो सभी अल्फ़ा कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम हमसे डरे नहीं? हाँ लिटिल ओमेगा, तुम तो भी मुझे लगता है 15 साल के होगे। फांग जी गुस्से में कहता है 16 साल का, और वो अपने बेचन को समन करता है। वो बेचन बुलाता है और बेचन तुरंत ही उसके हाथों में आ जाती है, और तब वो उन 5-6 अल्फ़ा को वहीं ढेर कर देता है, उन सबको स्टैप कर देता है, और फिर बेचन को वापस से गायब कर लेता है, और वो फिर उसी धुन में वहाँ से चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर एक छोटा सा लेक था, वहाँ पर वो बैठ जाता है, पैरों को पानी के अंदर डालकर वो चाँद को देखने लगता है। उस सुंदर से चाँद को वो निहारने लगता है, और पता नहीं कब, उसे भी पता नहीं चलता, वो वहीं वैसे ही एक पेड़ का सहारा लिए सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। फांग जी के पास कुछ ओमेगा सर्वेंट्स आती हैं, और तब फांग जी को उठाते हुए कहती है, सेकंड प्रिंस ऑफ कोसू, लैंड प्रिंस। फांग जी जो अक्सर ही 5 बजे उठ जाया करता था, पर अब 7 बजने के बाद भी आज वो सो रहा था। वो उठता है और उनकी तरफ देखता है, और तब वो कहती है कि प्रिंस चलिए, हम सबको निकलना होगा, महाराज तैयार हो चुके हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ चलिए। फांग जी उनसे कोई बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसका कोई भी गलत कदम उसके गगा के लिए, उसके अंकल के लिए, उसके गुजू के लिए गलत हो सकता है। इसीलिए वो अपने खाली थके हुए शरीर के साथ ऐसे ही उनके साथ चलने लगता है। 10 मिनट चलने के बाद फाइनली वो लोग उसी इन में आ जाते हैं। फांग जी एंटर होता है और देखता है वो शियान खाने की टेबल पे बैठा हुआ है, और मानो वो उसे देख रहा है, और वो कहता है, बैठ जाओ के। फांग जी उसके सामने खड़ा हुआ था, और फिर वो कहता है, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी किंग को अपने वॉर प्राइस को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वॉर प्राइस केवल दिखाने की चीज़ होती है, उसकी केयर करने की नहीं। वो शियान अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हें यूज़ करना है, तो तुम्हारा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना।
क्यों? वांगजी को ये सुनकर उसके दिल में शार्प पेन होता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता, पर वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। वुशियान कहता है, ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तुम्हें वैसे यूज़ करूँगा जैसे मैं चाहता हूँ। वांगजी के चेहरे पे एक स्मर्क आ जाता है, एक पेनफुल स्माइल आ जाती है, पर मानो कोई भी उसे देख नहीं सकता था। वांगजी कहता है, यूज़ करना था। हाँ, एक मरे हुए इंसान को क्या ही यूज़ करेगा कोई। तो धीरे से मम्बल करते हुए कहता है। सबके खाना खा लेने के बाद वहाँ से वापस से सब चलने लगते हैं वी महल के लिए। रास्ते में एक बार और रात के लिए सब रुकते हैं, पर उस पूरे दिन भी वांगजी ने कुछ नहीं खाया था, और अब 2 दिन हो गए थे जब वांगजी ने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, और अब तीसरा दिन था, और आज शाम तक सभी वीकलैंड पहुंच गए थे। वांगजी धीरे से पर्दे को साइड करता है और देखता है कि वीकलैंड बहुत बड़ा है, उसका राजमहल बहुत खूबसूरत है। वांगजी वी महल को देख ही रहा था, और तभी उसकी पालकी एक जगह रुक जाती है, और तब वांगजी देखता है कि वो वी पैलेस का मेन एंट्रेंस है। और तब वहाँ पर पिंग के स्वागत के लिए उसकी माँ भी चांद से खड़ी थी, उसकी बहन, उसका भाई और उसकी 5 रानियाँ और कुछ कॉन्क्यूबाइन्स, वो सभी वहाँ खड़ी थी। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। उसे पता है कि विंग ने 5 शादियाँ की हैं और ना जाने कितनी कॉन्क्यूबाइन्स रखी, जिसका पता किसी को भी नहीं है। वांगजी पहले से ही जानता था कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप बाहर आता है। वांगजी की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। पहले तो वो इंजर्ड था और उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, ना ही पिया है और ना ही प्रॉपर रेस्ट किया है। वांगजी के विंग के पीछे चल रहा था उन सर्वेंट्स के साथ, और तब महारानी कांसेसर विंग के पास आती है। उनकी आंखों में विंग के लिए बहुत प्यार था, मानो विंग उनके लिए न जाने क्या जीत कर लाया है। और वांगजी के चेहरे पे दर्द भरी स्माइल आ जाती है, और वो कहता है, इनका स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे इन्होंने क्या कर लिया है, पर ये तो झूठ है ना, इन्होंने तो मेरी दुनिया तबाह कर दी है, और फिर भी ऐसे आ रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे ये सब कुछ देखकर। और तब वी खानसे की नज़र वांगजी के पास जाती है, और तब वो अपने बेटे से कहती है कि ये कौन है। विंग कहता है, ये मेरा वॉर प्राइस है। तो माँ, क्या आप इसे वो जगह दिखा देंगी जो मैंने इसके लिए प्रिपेयर करवाई है। वी चांद से अपने बेटे की तरफ देखती है, और तब वो सर्वेंट्स, उन्हीं ओमेगा सर्वेंट से कहती है कि उसे उस जगह ले जाकर छोड़ दो। वांगजी जैसे कि दिल में मन में सिर्फ नफ़रत थी, कोई इमोशन नहीं था उसके अलावा। वो चुपचाप बिना कुछ कहे उन सर्वेंट्स के पीछे जाने लगता है, और तब वांगजी बहुत थोड़े सी दूर एक जो आखिरी कोना था, मानो छोटा सा, वहाँ पर जाता है। देखता है कि वहाँ पे एक पॉन्ड है, उसके पास ही पास ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे चेरी ब्लॉसम के, एप्पल्स के, फ्लावर्स, ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। और वहीं पे एक छोटी सी एक घर था, एक मानो छोटी सी झोपड़ी टाइप की थी, और वो ओमेगा कहती है कि ये आपके लिए है, आप यहाँ रह सकते हैं। और बाहरी गेट पे सर्वेंट्स खड़े थे। वो जगह राजमहल में ही आती है। पूरी बाउंड्री राजमहल की दीवारों की कवर थी वो एरिया भी, बट वो बहुत साइड का था। वहाँ पर आसपास मानो जैसे कोई था ही नहीं। राजमहल उस जगह से थोड़ा सा दूर पे था, 5 मिनट के रास्ते पे था, इसीलिए उसके आसपास कुछ ज़्यादा नहीं था। ये आउटस्कर्ट्स पे था, मानो राजमहल के एकदम ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं जाता, जानवर, इंसान, कोई भी नहीं। और वो जगह वांगजी के लिए थी। वांगजी उस जगह को देखकर स्माइल करता है। उसे खुशी हुई कि एटलीस्ट उसे उन गंदे डर्टी लोगों के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा, जो कि इंसान खुद को कहने की भी इज़्ज़त नहीं रखते। वांगजी को कोई दिक्कत नहीं थी
उसे पैसे, प्रॉपर्टी ये सब कुछ कभी नहीं चाहिए था। उसे तो फैमिली चाहिए थी, उसे प्यार चाहिए था और उसे पता था यहाँ आने के बाद उसे सिर्फ नफ़रत मिलेगी, सिर्फ नफ़रत और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर जब वांग जी ने ये जगह देखी तो उसे ये जगह बहुत प्यारी लगी। एक छोटी सी कुटिया, छोटी सी जगह, एक छोटा सा उसकी जिंदगी की तरह एक रूम जिसे शायद वो अपना कह सके। वांग जी छोटी सी स्माइल करता है और बिना कुछ कहे उन सर्वेंट्स को वहाँ चला जाता है। वो देखता है कि वो जगह छोटी सी है पर क्लीन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है बट हाँ बेसिक चीज़ें वो सब है। एक किचन भी है छोटा सा जहाँ ऑलरेडी सामान रखे जा चुके हैं। वांग जी देखता है कि वहाँ पर कुछ साइड में ही खरगोश भी हैं, कुछ चिकन्स हैं और कुछ छोटे छोटे चिड़िया वो भी हैं उस गार्डन में हैं और वहाँ पर उस पॉन्ड में मछलियाँ हैं। वांग जी को ये जगह बुरी नहीं लगती। वो सोचता है कि उस राज में जहाँ से फ़िलहाल जी और गिरे हुए लोग रहते हैं उस जगह से तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। वो अपनी चीज़ों को उसी रूम में रखने लगता है और वो जाकर उसी पॉन्ड से पानी लाता है, अपने वॉशरूम में रखता है और एक अच्छा सा बाथ लेता है, अपने रूम्स को चेंज करता है और फिर वो बाहर आता है और वो आकर उन खरगोशों के बीच में बैठ जाता है और